सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आज आपके सामने फिर से एक नए संसाधन के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। आज हम बात करेंगे संसाधन भूगोल के महत्व की। संसाधन भूगोल का जो महत्व है, तो आज का यदि भौतिकवादी युग में संसाधन भूगोल का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बिना आज का आर्थिक तंत्र चलाना असंभव है। विभिन्न देशों की परिवर्तित आर्थिक दशा का ज्ञान हमें यहाँ के संसाधनों की पर्याप्तता एवं न्यूनता के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। यानी हम किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की अगर अंदाज़ा लगाएं तो वहाँ पर जो संसाधनों का जमाव है और जितने संसाधन कम है उसी के आधार पर लगा सकते हैं। आज की अर्थव्यवस्था इतनी गतिशील है कि उसकी बदलती स्थिति को देखकर एक देश दूसरे देश से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। फसलों या कृषि संसाधनों अथवा उत्पादन के अन्य साधनों की न्यूनता या वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति अथवा राष्ट्रीय नीति को बदलते हुए देर नहीं लगती। यानी आप देखें कि कौन कौन सी फसलें किस क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादित की जा रही हैं, तो आयात निर्यात शुरू होता है। उसी के साथ साथ उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका कितना हम आयात कर रहे हैं और कितना हम निर्यात कर रहे हैं, इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति होती है। और उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर ही हमारे विभिन्न देशों में राष्ट्रीय नीति को बनाया जाता है। विश्व के जिन क्षेत्रों में पेट्रोल के भंडार दबे पड़े हैं, वहाँ पर महान अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव या राजनीतिक प्रभाव बनाए हुए हैं। ग्रीनलैंड द्वीप में सामरिक खनिजों की आधिक्य के कारण अमेरिका एवं रूस उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। यानी आप देख ही रहे हैं कि जितने भी पेट्रोल वाले क्षेत्र हैं, आपके अरब प्रायद्वीप के जितने भी क्षेत्र हैं, उन पर विश्व की महान शक्तियां जो हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका सोवियत रशिया हो, जो पहले कभी विश्व शक्ति के रूप में माना जाता था, या अन्य कोई भी ऐसा देश हो जो कि शक्तिशाली है, वो उन पेट्रोल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बनाने की लगातार प्रयास करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिमी एशिया आज भी पेट्रोलियम के भंडारों के कारण पूंजीवादी एवं साम्यवादी शक्तियों की चपेट में जकड़ा हुआ है। यानी या तो वहाँ पर जो आर्थिक आधार पर संपन्न है, यानी विकसित देश, या तो उनकी उपनिवेशवाद में आ जाते हैं, या आपके ये सारे क्षेत्र जो हैं साम्यवाद की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम के भंडार क्षेत्र जितने भी हैं, वहाँ अधिकांशतः शक्तिशाली देशों की नीतियों का चलन ज़्यादा है। जैसे कई देशों को खनिज तेल की प्राप्ति के लिए कुवैत एवं बहरीन जैसे छोटे छोटे देशों का मुंह ताकना पड़ता है। तो संसाधन भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख समस्याओं का समाधान हो जाता है कि एक तो किसी भी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के लिए संसाधनों की पूर्ति किस तरह से हो, और दूसरा मानव का जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो। अब संसाधन भूगोल का जब अध्ययन किया गया तो इसमें मुख्यतः दो बातों का प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया कि विकासशील देश जिनकी जनसंख्या अधिक है या जिनकी जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, उनके लिए संसाधनों की पूर्ति किस तरह से हो, और दूसरा जिस तरह से विकसित देशों का मानव जीवन स्तर ऊंचा है, अर्थात उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है, उसी प्रकार से अन्य सभी क्षेत्रों में मानव का जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो। अब विश्व में प्रति वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि होती है, जिसके कारण आपका पारिस्थितिकी संतुलन
और जीवन क्रम दोनों ही बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि किस प्रकार से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन करें, यानी हम उन्हें बचाएं कैसे, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को पारिस्थितिकी संकट का सामना न करना पड़े और उनके लिए भी कुछ मात्रा में संसाधन बचे रहें, ताकि वो अपने विकास कार्यों में उन संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो संसाधनों की उपयोगिता एवं संरक्षण की विधियां राजनीतिक नीतियों पर आधारित हैं, क्योंकि कितना संसाधन आप किसी भी खान क्षेत्र से निकालेंगे और उनका उपयोग उद्योग धंधों में कितनी मात्रा तक किया जाएगा। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी उद्योग में आप बहुत अधिक मात्रा में खनिज का खनन कर लें और फिर उतना अगर प्रोडक्शन में काम नहीं आया है तो वो खनिज जो बाहर निकल चुका है वो खराब हो जाए। तो देश खान का जो आवंटन होता है खान क्षेत्रों का, वो राजनीतिक आधार पर होता है। सरकारें अलॉट करती हैं खान को और उसमें कुछ निर्धारित मात्रा रहती है जो कि लेने वाले व्यापारी को निर्देशित करती है या बाध्य करती है कि खनन की मात्रा जो है इस लिमिट तक करनी है, कुछ सीमाओं के अंतर्गत करनी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें खुली छूट है और वो खान में से कितना भी खनिज निकाल सकते हैं। तो राजनीतिक नीतियाँ खनन कार्य को सबसे ज़्यादा निर्धारित करती है। कोई भी देश या क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर कुछ न कुछ संसाधन प्राप्त न हो। यानी अधिकांश विश्व के जितने भी धरातलीय भाग हैं वहाँ कोई न कोई या किसी न किसी प्रकार का संसाधन भूमिगत रूप से दबा हुआ ज़रूर है। तो उसकी उपयोगिता कैसे और किस प्रकार से होगी यह वहाँ की सरकार पर निर्भर करता है। यानी वो जो संसाधन वहाँ पर उपलब्ध है उसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे और वो कितना आपके लिए उपयोगी है, इन दोनों ही चीज़ों का निर्णय जो है वो वहाँ पर सरकारी नीतियों के द्वारा होता है, सरकार की पॉलिसीज़ के द्वारा होता है। तो विश्व का यदि कोई भी क्षेत्र अविकसित रहता है तो वह प्रकृति की वजह से नहीं बल्कि सरकार की गलत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का प्रतिफल होता है। यानी यदि आपकी जो सरकारी नीतियां हैं वो खनन कार्य को निर्धारित रूप से नहीं करती है या उद्योगों का विकास आपके खनिज उपलब्धि के आधार पर अधिक या कम है, तो इसका कारण केवल और केवल वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इसका भाग बताती हूँ कि इस तरह से सरकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के प्रतिफल के अतिरिक्त और कौन कौन से तत्व हैं जो खनिज और निर्माण उद्योगों पर प्रभाव डालते हैं और संसाधन भूगोल में किस तरह से संसाधनों का नियोजन व प्रबंधन करके हम संसाधन के महत्व को बचाए रख सकते हैं। धन्यवाद।